बाजीराव प्रथम के बारे में। वेलकम बैक, प्लीज सिट डाउन। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए सभी लोग। बाजीराव प्रथम के बारे में बहुत सारी बातें की थी और उनके बारे में थोड़ा सा अब नोटिंग भी करेंगे ताकि चीज़ें समझ में आ सके। एक एक करके उनके बारे में हम बहुत सारी बातों को समझते हुए जाएंगे। लेकिन बाजीराव प्रथम के बारे में यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी के माध्यम से हम आपको एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं। 1720 से लेकर 40 एडी तक। सबसे पहली बात कि बाजीराव प्रथम का जन्म 1700 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 1700 एडी में। 20 वर्ष की अवस्था में 1720 में ये क्या बन गए? पेशवा बन गए। क्या बनते? क्या बन गए? पेशवा बन गए। और 1720 में 20 के बाद कहते हैं इनके पेशवा बनते ही पेशवा का जो पद है वो आनुवांशिक हो गया। इससे आप सहमत हैं? यानी इनका बाप भी पेशवा था और इनका यानी कि ये भी पेशवा थे और फिर बाद में इनका बेटा भी पेशवा बना। तो इसको हम कहेंगे किसी पद का आनुवांशिक हो जाना। क्या कहेंगे? किसी पद का आनुवांशिक हो जाना। पेशवा का पद आनुवांशिक हो गया। इसके अलावा कहते हैं कि पेशवाओं के सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। मराठों के सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। इसके अलावा 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, 40 से ज्यादा युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। मराठा साम्राज्य इनके काल में, ध्यान से सुनिए, मराठा साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। लेकिन यदि हम बात करें कि दक्षिण भारत में इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, तो निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद के निजाम थे, वो इनके प्रतिद्वंदी थे। निजाम उल मुल्क का एक नाम चिनकिलिच खां भी है। क्या है? चिनकिलिच खान। याद रखोगे इस नाम को क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए एक दो बार। चिनकिलिच खान भी है। निजाम उल मुल्क इनके दक्षिण भारत में प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। क्या थे? प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। और इनके साथ में इनका कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध हुआ। पालखेड़ा का युद्ध यहां कंटिन्यू कर रहे हैं आगे का स्ट्रक्चर। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया और इन्होंने इस युद्ध में किसको हरा दिया? निजामुद्दीन या चिनकिलिच खां को बुरे तरीके से परास्त कर दिया और एक संधि हुई जिसको हम मुंशी शिवगांव की संधि बोलते हैं। संगोला की नहीं, मुंशी संगोला की होगी अभी, लेकिन वो 1749-50 में होगी। तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया और संधि हुई मुंशी शिवगांव की। कौन सी संधि हुई? मुंशी शिवगांव की। और मुंशी शिवगांव की संधि में कहते हैं इन्होंने साइन करवा लिया किस पर? निजामुल मुल्क पर कि चौथ और सरदेश मुखी
अब हम ही वसूलेंगे दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में ये सबसे शक्तिशाली होकर उभर गए कि नहीं? सबसे शक्तिशाली होकर उभर गए। अब कोई इनसे ऊपर नहीं रहा। दूसरी बात, इससे अगला बात यदि हम समझे, इन्होंने भोपाल का युद्ध, बुंदेलखंड का युद्ध, कई सारे बड़े बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त की। लेकिन इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य परिसंघ में बदल गया। किसमें बदल गया? परिसंघ में। परिसंघ का मतलब होता है जब छोटे छोटे राज्य हो और वह संचालित हो रहे हो एक बड़े राज्य से, तो उसको हम कहते हैं परिसंघ। क्या कहते हैं? परिसंघ। कहते हैं इनके काल में कई राज्य बने, जैसे इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया तो आज भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता है भाजपा के, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। इसके बाद में नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़, ये सब क्या हो गए? ये सब के सब परिसंघ में बदल गए। और पूना के थे पेशवा। पेशवा कहाँ स्थापित हो गए? पूना में। कहाँ स्थापित हो गए? पूना में। तो इसलिए ये परिसंघ स्थापित हुआ। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहली बात, जन्म कब हुआ? पेशवा कब बने? पेशवा का पद आनुवांशिक हुआ कि नहीं हुआ? सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। क्यों थे? क्योंकि साम्राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण भारत तक किया। 40 से ज्यादा युद्ध लड़े और सभी में विजय हासिल की। मराठा साम्राज्य इन्होंने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। शिवाजी के स्वराज के सपने को इन्होंने पूरा किया। और दक्षिण भारत में इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? जिन्हें चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता था। उनके साथ 1728 में कौन सा युद्ध लड़ा? पालखेड़ा का। और उसके बाद एक संधि हुई जिसका नाम था मुंशी शिवगांव की संधि। इसके बाद दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो गए कि नहीं हो गए? और मराठा परिसंघ में बदल गया कि नहीं बदल गया? 1737 में ये दिल्ली पहुंच गए, मैंने बताया था, और मोहम्मद शाह रंगीला से जाकर मिले और उत्तर भारत में टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया। उत्तर भारत में राजस्व वसूलने का अधिकार इन्हें मिल गया। बताइए कितने महान योद्धा थे। एक स्ट्रक्चर पर हमने बहुत सारी बातें आपको बनाकर दिखाई, समझ में आई? ये है स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर अब यदि बनाओगे तो बड़े से बड़े टॉपिक को 15 मिनट में याद करने, 10 मिनट में या 5 मिनट में याद करने की स्थिति में रहोगे। क्लियर हुआ? जैसे ही स्वतंत्र राज्यों का उदय खत्म हो जाएगा, मैसूर और पंजाब रह गए, वैसे ही आप अलग ही तरीके से आधुनिक भारत के अलग टॉपिक पे चलेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, आर्थिक नीतियां, 1857 की क्रांति, है ना, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, है ना, जनजातीय विद्रोह, बात समझते हो? और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो है ये अलग ही आधुनिक भारत का एक काल स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर स्ट्रक्चर्स का बड़ा महत्व होगा। ठीक है, हम कुछ स्ट्रक्चर भी आपके लिए बिल्कुल एकदम परिमार्जित रूप से बने हुए लेकर आएंगे, ताकि आप उन्हें देखकर स्ट्रक्चर बनाना सीख जाए और की पॉइंट्स केवल डालें। की पॉइंट्स डालकर उन्हें लर्न करने की चीजें। मैं ये बात समझता हूं बच्चों कि उसे लर्न करने में जब हमारे पास मटेरियल जाता होता है तो उसे रिवाइज करने में दिक्कत तो होती है, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर आप सभी सब्जेक्ट में अपना सकते हो यदि आपको बनाने एक बार आ गए तो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे यस और नो? तो लिखे अब इनके बारे में लिखिए। अच्छा, कुछ समझदार बच्चों ने इस स्ट्रक्चर को बना भी लिया। इसका मतलब यह है कि वो जानते हैं कि स्ट्रक्चर का क्या महत्व है। ठीक है, लिखे। बाजीराव प्रथम का जन्म 1700 एडी में
बाजीराव प्रथम का जन्म 1700 एडी में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद, नेक्स्ट पॉइंट, अपने पिता की मृत्यु के बाद ये 1720 एडी में मराठों के अगले पेशवा बने। एक मिनट बच्चों, लिखने नहीं अभी। सर, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ क्या था? मैंने अभी बताया बेटा कि मराठा राज्य संघ का मतलब था कि जो मराठा पेशवा के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में जो मराठा सरदार शक्तिशाली हुए, लेकिन वो पेशवा के अधीन ही काम करते थे, उनको मराठा मंडल या मराठा परिसंघ के नाम से जाना गया। क्लियर हुआ? ऐसे मैंने बताया, अभी हम लिखवाएंगे भी, कई सारे मराठा संघ थे। जैसे मैंने बताया इंदौर के होलकर, जैसे नागपुर के भोंसले, जैसे ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़, और पेशवा थे उस समय पूना के। तो ये स्थिति थी। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? ठीक है, ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या लिखा आपने? अपने पिता की मृत्यु के बाद 1720 में ये पेशवा बने। इतिहासकारों के अनुसार, अगला नेक्स्ट पॉइंट, इतिहासकारों के अनुसार यहीं से पेशवा का पद, आनुवांशिक हो गया। यहीं से पेशवा का पद आनुवांशिक हो गया। ये मराठा साम्राज्य के, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पेशवा सिद्ध हुए। ये मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पेशवा सिद्ध हुए। इन्होंने अपने काल में 40 से अधिक लड़ाइयां लड़ी। इन्होंने अपने काल में 40 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और जीती। इन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। इन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार को क्या हुआ? चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी निजामुल मुल्क
या चिन किलिच खान थे। निजामुल मुल्क या चिन किलिच खान थे। इनके काल में ही निजामुल मुल्क ने (1724) में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। हैदराबाद राज्य इन्हीं के काल में बना। कब? 1724 में। लिखिए 1728 में इनका सामना निजामुल मुल्क से हुआ था। इनके मध्य प्रसिद्ध पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाजीराव प्रथम और दूसरा निजामुल मुल्क। और दोनों लड़े। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ बाजीराव प्रथम विजयी हुए। बाजीराव प्रथम विजयी हुए कि नहीं हुए? और यह युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ। ध्यान से सुनो, इस संधि को मुंशी शिवगांव की संधि कहा जाता है। यह युद्ध का बनाऊं, एक युद्ध हुआ पालखेड़ा का युद्ध। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर, एक प्रश्न आया था कि पेशवा का पद आनुवांशिक कब हुआ, और लिखा था बालाजी विश्वनाथ। देखो बेटा, बालाजी विश्वनाथ के पिता पेशवा थोड़े ना थे, बालाजी विश्वनाथ के बेटे पेशवा बने। तो इसलिए बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम जब पेशवा बने तो इतिहासकारों ने पेशवा का पद आनुवांशिक बताया। इसलिए देखो, मैंने लिखवाने के क्रम में आपको बहुत सावधानी बरतता हूं मैं इसी बात को लेकर। मैंने कहा था इतिहासकारों के अनुसार, लिखवाया ना मैंने कि पेशवा का पद 1720 के बाद आनुवांशिक हो गया। तो ये सही उत्तर है बेटा, 1720 और बाजीराव प्रथम के काल में ही पेशवा का पद आनुवांशिक हुआ। अरे आप तो कॉमन सेंस की बात लगाओ। बालाजी विश्वनाथ जो है, बालाजी विश्वनाथ के काल में पेशवा का पद आनुवांशिक कहां बन गया था? भाई उनका पिता पेशवा थोड़े ही ना था, या था? और पेशवा का पद आनुवांशिक कब बनेगा? जब उनका बेटा पेशवा बन जाएगा। तो इस बात को समझिए। ये लिख लिया? लिखिए पालखेड़ा का युद्ध, पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट। पालखेड़ा का युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ। एक संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि को
इस संधि को मुंशी शिवगांव की संधि, इस संधि को मुंशी शिवगांव की संधि कहा गया। इस संधि के द्वारा इस संधि के द्वारा हाइफन देके ये बना सकते हो, बनाओ। इस संधि के द्वारा ये हुआ, किस किस के बीच में हुआ ये भी लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मराठों के पक्ष में, और क्या मिल गया, क्या बोला, लिख के भेजो, लिख के आगे ट्रांसफर कर दो, आ जाएगा हम तक। लिख लिया, अच्छा साइड हो जाएंगे। अच्छा तुम साइड हटने के लिए बोल रहे थे क्या, समझना पड़ता है फिर हमें बाद में। पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट, पालखेड़ा के युद्ध के बाद, पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात बाजीराव प्रथम, पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात बाजीराव प्रथम दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली होकर उभरे। बच्चों पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, दक्षिण भारत का इनके काल में एक और महत्वपूर्ण युद्ध लिखेंगे, ठीक है। लिखे, इनके काल में दक्षिण भारत में एक और महत्वपूर्ण युद्ध शकूर खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। शकूर खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध मुगल गवर्नर मुबारिज खान, यह युद्ध मुगल गवर्नर मुबारिज खान एवं निजामुल मुल्क के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खान के बीच लड़ा गया। हाँ,
इस युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खान को पराजित कर दिया। इस युद्ध का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ, इस युद्ध का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ बाजीराव प्रथम को मिला। अप्रत्यक्ष रूप से लाभ बाजीराव प्रथम को मिला। किसको मिला? बाजीराव प्रथम को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला। अच्छा, एक बात बताइए, 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि से चौथो सरदेशमुखी का अधिकार ले लिए और निजामुल मुल्क अब सबसे शक्तिशाली नहीं रहा। इसको बात को समझ पाएंगे आप? और कहा जाता है कि इसके बाद मराठा साम्राज्य परिसंघ में परिवर्तित हो गया। इन्हीं के काल में कहाँ परिवर्तित हो गया? परिसंघ। ये सब हमने समझाया। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म मतलब कब हुआ? ठीक है। पेशवा कब बना? पेशवा का पदानुमान सबसे शक्तिशाली पेशवा, 40 से ज्यादा युद्ध, मराठा साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर, और दक्षिण भारत में प्रमुख प्रतिद्वंदी पालखेड़ा का युद्ध हुआ, मुंशी शिवगांव की संधि हुई। दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली हो गए संधि के बाद। मराठा परिसंघ समझना है। क्या समझना है? परिसंघ को बार बार हम बोले हैं कि परिसंघ का मतलब है जब एक पेशवा के अधीन कई छोटे छोटे प्रांतों में मराठा सरदार अलग अलग वंशों के साथ शक्तिशाली हो जाए। इसको क्या कहते हैं? परिसंघ। कहते हैं यही परिसंघ आगे चलकर मराठों के विनाश के कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपस में ही लड़ने लगे आगे चलकर, और जब ये आपस में लड़ने लगे तो कहते हैं इनकी स्थिति बहुत कमजोर होती चली गई। ये स्थिति बनी। अब यहां पर देखो परिसंघ की जो प्रणाली है वो इनके काल में कैसे आई। परिसंघ की प्रणाली लिखे, इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य में परिसंघ प्रणाली का परिसंघ प्रणाली का उदय देखते हैं। अब ये लिखो, नंबर 1 भोंसले नागपुर के या नागपुर के भोंसले। बनाओ इसको। नागपुर में कौन थे? इंदौर के कौन थे? पीछे वाले भी बोल लो, इंदौर के कौन थे? बड़ौदा के कौन थे? सिंधिया के कौन थे? सॉरी, ग्वालियर के कौन थे? और पुणे के कौन थे? पेशवा। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, मैचिंग होनी चाहिए आपके पास, सही पता होना चाहिए कौन सा कहां से संबंधित था। होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, पेशवा और भोंसले। देखिए कालांतर में, अच्छा बना लो।
कालांतर में, अगला पॉइंट, यही परिसंघ प्रणाली, कालांतर में यही परिसंघ प्रणाली यही परिसंघ प्रणाली मराठों के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। क्या हुआ? उत्तरदायी सिद्ध हुई। लिखिए, 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उत्तर भारत के कुछ हिस्से में या उत्तर भारत के कुछ भाग में कर वसूलने के अधिकार प्राप्त कर लिए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर कोर्स कब तक पूरा होगा? बेटा, हम लोग बहुत मेहनत के साथ प्रतिदिन अच्छा समझते हैं और अच्छे तरीके से लिखते हैं। कोई टॉपिक काटा नहीं जाएगा, हर टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाया और लिखाया जाएगा। इसमें जितना समय लग जाए, ठीक है। वैसे अंदाजन 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन में। भाई देखो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिला लो, एंशियंट मिला लो और मेडाइवल मिला लो, अकेली इतनी बड़ी होती है मॉडर्न हिस्ट्री। ये समझो आप, राष्ट्रीय आंदोलन कितना बड़ा है अपने आप में, समझो। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो यहां से आने वाले, और तुम्हारे लिए एक बात और बता दे, जितना भी तुम्हारा सिलेबस है, यहां पे ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं जितना भी सिलेबस है उन सब में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बात से एग्री हो या नहीं हो? क्योंकि 24 से 25 प्रश्न, 20 से ज्यादा प्रश्न आपको दिखाई देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। दिखाई देते हैं कि नहीं? तो ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है तुम्हारे पूरे 150 में से। जिस केवल एक सेक्शन से 20 से 25 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसकी महत्व देख लो आप कितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो जल्दी नहीं करेंगे, बहुत शांति के द्वारा हम लोग चीजों को करते जा रहे हैं, ठीक है। लिखे। तो बाजीराव ने शक्ति प्रदर्शन के लिए यह आक्रमण किया था। किसके लिए किया था? शक्ति प्रदर्शन के लिए। इस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, याद है? मोहम्मद शाह रंगीला ने इनसे पूछा, भाई दिल्ली क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा, आपको बताने आए हैं कि अब आप नहीं, हम सत्ता के दावेदार हैं। मोहम्मद शाह ने कहा, मान लिया, क्योंकि मोहम्मद शाह के बाद इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया और कहते हैं उत्तर भारत में कुछ कर वसूलने के अधिकार लेकर कौन? बाजीराव प्रथम वापस लौट आया। इससे पहले ही बाजीराव प्रथम ने वक्तव्य दिया था कि मुगल साम्राज्य नामक वृक्ष खोखला हो चुका है, आओ हम इसकी जड़ों पर प्रहार करें, इसके तने तो अपने आप गिर जाएंगे। बात समझ में आई? लिखिए,
उत्तर भारत में इस आक्रमण से या उत्तर भारत में इस शक्ति प्रदर्शन से मराठों की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। मराठों की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। बाजीराव प्रथम ने एक बार कहा था कि बाजीराव प्रथम ने एक बार कहा था कि मुगल साम्राज्य खोखला हो चुका है। मुगल साम्राज्य खोखला हो चुका है, आओ हम इस खोखले वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करें। आओ हम इस खोखले वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करें। इसके तने तो स्वयं गिर जाएंगे। इसके तने तो स्वयं गिर जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है प्रीवियस में, ठीक है। तो आओ हम इसकी जड़ों पर प्रहार करें, ये किसने कहा था? लिखिए, बाजीराव प्रथम का कहते हैं अंत बहुत अधिक दुखदाई हुआ। कैसे? हम बताते हैं। कहते हैं मस्तानी से इन्हें प्रेम हो गया था। देखो, मतलब ये आया इंटरेस्ट का विषय। और मस्तानी से, इनकी पहली पत्नी का नाम था काशीबाई। और मस्तानी कहते हैं, मस्तानी के जो पिता थे वो तो हिंदू थे, और जो मस्तानी की माता थी वो मुस्लिम थी। तो कहते हैं इस बात को, और ये जो पेशवा थे मराठा साम्राज्य में जो पेशवा थे, ये विशुद्ध रूप से ब्राह्मण थे। कौन थे? विशुद्ध रूप से ब्राह्मण थे। और कहते हैं ब्राह्मणों, उस दौर में ब्राह्मणों की एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि दूसरे धर्म को अपने धर्म में स्वीकार नहीं करते थे। ध्यान से सुनना बच्चों, हिंदू धर्म के ज्यादा ना बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हम कहीं हद तक रिजिड हो जाते हैं। दूसरे धर्मों में ऐसी रिजिडिटी नहीं है। यदि कोई हमारे धर्म में आना भी चाहे तो हम फिर भी उसे अलग थलग रखना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करते। जैसे मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में देखा होगा आपने, यदि कोई भी धर्म अपनाता है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं और समाज में औचित्यपूर्ण स्थान देते हैं। हम स्थान नहीं देते, तो इसलिए समस्या यहां भी एक है। एक कारण ये है, मैंने बताया, एक कारण ये भी है। तो कहते हैं कट्टर ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? मस्तानी का। और कहते हैं पारिवारिक संघर्ष पैदा हो गया। पारिवारिक संघर्ष इतना बढ़ गया कि मानसिक रूप से बीमार हो गए। कौन? बाजीराव प्रथम। मानसिक रूप से बीमार इतने ज्यादा हो गए कि कहते हैं 1740 में इसी बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। इसी बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि एक महान योद्धा दुनिया से चला गया प्रेम में असफलता के कारण। सोच के देखो, यानी प्रेम की असफलता ही कभी कभी कहां पहुंचा देती है? पहुंचा देती है कि नहीं? कुछ लोगों पर यह बात बहुत हावी हो जाती है। और यदि मान लो कोई चला गया जीवन से, तो बस फिर उन्होंने रोना धोना मचाना शुरू कर दिया, और ये उस बात से उबर ही नहीं पाते। दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे हैं, गाना गा रहे, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अरे ऐसा करोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। पहले एग्जाम के पहले एग्जाम के विषय में सोचेंगे, ठीक है? लिखो तो फिर अगला पॉइंट। बाजीराव प्रथम की मृत्यु, शांति स्थापित करो एक वाक्य के द्वारा। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 एडी में, बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 एडी में हो गई। कब हो गई? 40 एडी में हो गई, 1740 एडी में हो गई। देखिए, इनकी मृत्यु के बाद अगला पॉइंट, इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र बालाजी बाजीराव अगला शासक बना। बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बना। पेशवा लिखना बच्चों, अगला पेशवा बना। अच्छा, यहां देखिए, ये आगे बालाजी बाजीराव, यहां पर ध्यान से सुनिए। ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं बालाजी बाजीराव। तीसरे वाले पेशवा का नाम याद रखना बहुत आसान है। बालाजी विश्वनाथ का ले लो बालाजी, और बाजीराव प्रथम का ले लो बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 61 एडी तक इन्हीं के काल में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, जो मराठों के लिए मरणांतक सिद्ध हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, इनके बारे में समझते हैं। वास्तविक नाम था नाना साहेब। वास्तविक नाम क्या था? नाना साहेब। देखिए, प्रशासन के क्षेत्र में बच्चों समझिए ध्यान से, प्रशासन के क्षेत्र में सुधार किए। इनके काल में छत्रपति साहू की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? साहू की मृत्यु हो गई। ये बात है 1749 की। कब की? 49 की। और साहू की मृत्यु के बाद कहते हैं साहू ने राजा राम सेकंड को, राजा राम सेकंड को अगला छत्रपति घोषित किया था। और राजा राम सेकंड के साथ में इनकी एक संधि हुई जिसका नाम था संगोला की संधि। आप बोल रहे थे ना बेटा, संगोला की संधि। संगोला की संधि जो है वह मराठों और छत्रपति के बीच हुई। और इसमें वास्तविक सत्ता जो है, ध्यान से सुनिए, वास्तविक सत्ता जो है वो किसके हाथों में आ गई? अरे किसके हाथों में आ गई? पेशवा के। पेशवा वास्तविक रूप से सबसे शक्तिशाली हो गया और छत्रपति नाम मात्र का बनकर रह गया। इनके काल में उत्तर भारत में आक्रमण चल रहे थे बहुत ज्यादा अहमद शाह अब्दाली के। किसके चल रहे थे? अहमद शाह अब्दाली के। याद हैं? अहमद शाह अब्दाली उत्तर भारत में कर वसूलने के साथ साथ, ध्यान से सुनेंगे, अहमद शाह अब्दाली उत्तर भारत में कर वसूलने के साथ साथ ही उत्तर भारत में अपनी सत्ता भी स्थापित करना चाहता था। वह पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्रों को जीतना चाहता था और कर भी वसूलना चाहता था वह पंजाब के क्षेत्रों से। कर भी वसूलना चाहता था वह पंजाब के क्षेत्रों से। तो कहते हैं
दोनों की शक्ति आमने सामने आएगी कभी ना कभी, आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? 1761 में दोनों की शक्तियां आमने सामने आ गई और पानीपत के तीसरे युद्ध की तैयारियां हुई 1761। ध्यान से सुनिए, कहते हैं 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण मराठों की उत्तर भारत में महत्वाकांक्षा और अहमद शाह अब्दाली की उत्तर भारत में सर्वोच्चता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की सोच थी। कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली के साथ साथ ही मुगलों की निर्बलता भी इस युद्ध का एक कारण बनी। मुगलों की निर्बलता यदि नहीं होती, मुगल इस काल में यदि शक्तिशाली होते, आपको तो पता है नादिर शाह 1739 में लूट कर ले गया। 1739 के बाद 1761 तक तो बहुत बुरी हालत हो गई मुगलों की, मैंने बताया था। तो आप ये बताइए, जब मुगलों की हालत, अच्छा मुगलों से पूछा गया कि भाई उत्तर भारत में कौन वसूल करेगा टैक्स? मुगलों से पूछा गया, अहमद शाह अब्दाली और मराठों में ये द्वंद्व हो गया कि भाई टैक्स कौन वसूलेगा। तो कहा जाता है कि मुगलों ने कहा भाई जिसमें शक्ति हो और जो शक्तिशाली हो वो वसूल ले, हम तो है नहीं, हम तो वसूल नहीं सकते, तो यानी आप अपना फैसला खुद कर लो। और मुगल तटस्थ हो गए और युद्ध की स्थितियां बन गई। और एक और कारण रहेगा, कहते हैं उत्तर भारत में मराठों के साथ लोगों के संबंध ज्यादा अच्छे थे ही नहीं। मराठा सरदार जो है, मैंने क्या बताया, मराठों की परिसंघ प्रणाली कालांतर में उनके पतन का कारण बनी। कहते हैं मराठे लूटपाट की पद्धति पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। वह किसी भी राज्य पर हमला करते थे, उसको लूट लेते थे। उन्होंने बंगाल पर कई बार आक्रमण किए, उन्होंने अवध पर आक्रमण किए, उन्होंने जाट राज्य पर आक्रमण किए, उन्होंने कई आक्रमण किए। अवध उनके खिलाफ था, जाटों ने उनका साथ नहीं दिया। उत्तर भारत में मुगल तटस्थ हो गए। सामने कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और एक बात बताओ, मराठे उत्तर भारत में युद्ध लड़ने के अभ्यस्त है ही नहीं। मराठे युद्ध लड़ने का अभ्यस्त कहाँ है? दक्षिण भारत में। लेकिन 50,000 की बड़ी आर्मी के साथ, 50,000 से भी ज्यादा आर्मी के साथ मराठा उत्तर भारत आ गए। उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि उत्तर भारत में तुम्हें फूड सप्लाई कौन करेगा। कहते हैं फूड सप्लाई का संकट बहुत ज्यादा गहरा गया और कहते हैं अहमद शाह अब्दाली ने जानबूझकर युद्ध को लेट कर दिया। कहते हैं यह युद्ध महीना भर लेट हो गया लगभग। और यह युद्ध जितना लेट होता गया, कहते हैं मराठे उतने ही कमजोर होते गए। आपको पता है जब 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ, जिस दिन, कहते हैं मराठे 3 दिन से भूखे थे और मराठों की सेना में, शिविर में घोड़े भूखे मर चुके थे, घोड़ों के पास भी भोजन नहीं था। और कहते हैं लोग, यानी कि बच्चे, वे मर गए थे। और कहते हैं उससे इन्फेक्शन फैल गया था, संक्रमण फैल गया था उनकी गंध से। इतने लोगों को कहां दफनाए? और कहते हैं मराठों ने युद्ध प्रारंभ किया, बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। कहते हैं जाटों का राजा सूरजमल ना मराठों के पक्ष में था और ना ही अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वे अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में थे, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि राजा सूरजमल ने, ध्यान से सुनिए, क्योंकि राजा सूरजमल ने जब मराठों को कोई देखने वाला नहीं था, तब राजा सूरजमल ने आगे बढ़कर उनकी आर्थिक रूप से, चिकित्सीय रूप से और खाद्यान्न के रूप से उनकी मदद की थी। यानी उन्हें खाने की सामग्री दी और चिकित्सा पद्धति के द्वारा उन्हें ठीक करवाने का प्रयास किया। कहते हैं सूरजमल ने मराठों को सहयोग किया, लेकिन युद्ध के बाद सुजाउद्दौला की कहानी आपको पता है। सुजाउद्दौला किसके साथ लड़ रहा था? अब्दाली के साथ मिलकर लड़ रहा था, क्योंकि अवध के संबंध मराठों के साथ अच्छे नहीं थे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और पानीपत का युद्ध
मराठों के लिए महाविनाश बनकर आया। क्या बनकर आया? महाविनाश बनकर आया। कहते हैं एक व्यापारी ने इसे अपनी आंखों से देखा था, और जब उसने आकर पेशवा को इसके बारे में बताया तो उसने कैसे बताया आपको पता है? उसने कहा 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती, विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ मारे गए, 2 मोती विलीन हो गए। अभी बताएंगे। 22 सोने की मुहरें खो गई, और चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं है। इतिहासकार जेएन सरकार कहता है कि एक भी मराठा परिवार ऐसा नहीं था जिससे कोई ना कोई ना मरा हो, जिस परिवार में से किसी ना किसी ने अपने प्राणों की आहुति ना दी हो। महाविनाशकारी युद्ध था पानीपत का तीसरा युद्ध। बात समझ में आई? तो ये हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। क्लियर हुआ? आगे की कहानी इसके बाद समझेंगे, पहले थोड़ा सा लिखें। अरे समझ में आया अच्छे से? एक एक पेशवा को पहले स्ट्रक्चर पर दिखा देते हैं और फिर उसी को नोट करवा देते हैं। 10 दिन मेरे साथ मिलकर स्ट्रक्चरों पर काम करना है आपको, 10 दिन। और 10 दिन के बाद आप खुद किसी भी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दोगे, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन बस शर्त यह है कि मेरे साथ साथ इस स्ट्रक्चर को आप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है? लिखें? अरे रहने दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कुछ को बाद में याद आता। अच्छा, मैं रह गया क्या? जैसे कुछ लोगों को जोक समझ में आते हैं बाद में, और जब हंसकर सब बंद हो जाते हैं तब वो शुरू करते हैं अपना काम। ऐसा होता है कि नहीं? देखो, किसी ने अभी उसने सोचा मैं तो रह गया, वो ख्यालों में गुम था किसी के। लिखिए, इनका वास्तविक नाम, शांति स्थापित करें एक सेंटेंस के द्वारा। इनका वास्तविक नाम नाना साहेब था। इनका जन्म पेशवा की पत्नी काशीबाई से, इनका जन्म पेशवा की पत्नी काशीबाई से हुआ था। काशीबाई से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को इन्होंने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को जारी रखा था। इन्होंने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को जारी रखा था। लिखिए, प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए थे। प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए थे। इनके काल में 1749 में इनके काल में 1749 में साहू की मृत्यु हो गई।
अपनी मृत्यु से पहले साहू ने राजा राम सेकंड को अगला छत्रपति घोषित किया था। इस काल तक आते आते, अगला पॉइंट, इस काल तक आते आते छत्रपति अत्यधिक कमजोर होने लगे। कमजोर होने लगे। देखिए 1750 में मराठा पेशवा एवं छत्रपति के मध्य संगोला की संधि हुई। संगोला की संधि हुई। देखिए ये संगोला की संधि है, ध्यान से देखिए किस किस के बीच में हुई। देखिए इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा शक्ति के वास्तविक अधिपति, पेशवा मराठा शक्ति के वास्तविक अधिपति बन गए। वास्तविक अधिपति बन गए। यहां तक कोई दिक्कत? तो वास्तविक अधिपति कौन बन गया? पेशवा। लिखिए बालाजी बाजीराव के काल में पूना मराठा साम्राज्य का केंद्र बन गया। पूना मराठा साम्राज्य का केंद्र बन गया। कौन मराठा साम्राज्य का केंद्र बन गया? पूना। लिखिए इस काल में उत्तर भारत में, इस काल में उत्तर भारत में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण जारी थे। अहमद शाह अब्दाली पंजाब एवं हरियाणा के क्षेत्रों में
एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। अब एकाधिकार स्थापित करना चाहेगा तो प्रतिद्वंदी कौन बनेंगे? देखिए, और इस क्रम में मराठे उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी और इस क्रम में मराठे उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गए। प्रमुख प्रतिद्वंदी बन गए। 1761 में दोनों पक्ष 1761 में दोनों पक्ष पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गए। पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गए। पानीपत के तीसरे युद्ध के मुख्य कारण थे अच्छा, एक बच्चे ने अभी रुक जाएंगे, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है ऑफलाइन में और एक बच्चे ने ऑनलाइन में पूछा है। ऑनलाइन में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि राजा राम सेकंड कौन थे? जो शिवाजी सेकंड थे ना, और फिर बाद में संभाजी सेकंड आए, और फिर उसके बाद में राजा राम सेकंड आए थे उसी वंश में। क्लियर हुआ? और अब एक दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सर, जब उत्तर और दक्षिण भारत की सारी शक्तियों ने बाजीराव के सामने घुटने टेक दिए तो फिर उन्होंने मुगल साम्राज्य को क्यों नहीं जीत लिया? हम बार बार बताते हैं इस बात को, आपको बताते हैं कि नहीं? आज फिर बताएंगे। अरे ब्रिटिशों ने क्यों नहीं जीत लिया था? ब्रिटिशों ने क्यों दिल्ली पर अधिकार नहीं कर लिया था बक्सर का युद्ध जीतते ही? क्योंकि मुगल 250 साल से, ध्यान से सुन लो, मुगल 250 साल से पिछले उत्तर भारत में राज कर रहे थे। उन्हें शासक से हटाना और अपने आप को उत्तर भारत में शासक के रूप में स्थापित करना एक चुनौती भरा कार्य था। जनता भी तो स्वीकार करनी चाहिए। जनता स्वीकार किसे करती थी? मुगलों को। जनता का विद्रोह ना हो जाए इसलिए। और मुगल का, कहते हैं मुगल साम्राज्य का एक रेस्पेक्ट भी सभी के मन में था। याद थी लोगों को अकबर की, याद थी लोगों को शाहजहां की, जहांगीर की, मतलब इन सब शासकों की याद थी उन्हें। और कहते हैं मुगल साम्राज्य एक नियति बन गया था, इसलिए उसका विरोध करना संभव नहीं था। मैंने बताया 1764 में क्या लड़ा गया? बक्सर। और 1803 में आकर ब्रिटिश ने दिल्ली पर अधिकार किया। आप सोच के देखो, जब तक कि मुगल बिल्कुल खोखले नहीं हो गए तब तक उन्होंने अधिकार नहीं किया, ये मतलब है। और 1857 की क्रांति के बाद आप लोग चीजों को समझते नहीं हो। बहादुर शाह को आखिरकार रंगून निर्वासित क्यों कर दिया गया? हाँ, ताकि उनका प्रभाव कम हो जाए उत्तर भारत में, और वे ना तो रहेंगे इंडिया में, दिल्ली में, और ना ही उन्हें कोई याद करेगा। धीरे धीरे हम अपने आप को शासक की छवि में आ जाएंगे और हम अपने आप को शासक के रूप में स्थापित कर देंगे। और यही हुआ भी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये उत्तर है इस बात का। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट लिखो। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट पॉइंट। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण, प्रमुख कारण थे, लिखा था? हाँ, तो लिखो नंबर 1 हाइफन देके, बस नंबर 1 लिखो। फिर अहमद शाह अब्दाली
उत्तर भारत में लूट चाहता था और मराठा भारत में स्वराज स्थापित करना चाहते थे। और मराठा भारत में स्वराज स्थापित करना चाहते थे। नंबर 2, मुगल बादशाह शक्तिहीन हो गया था। मुगल बादशाह शक्तिहीन हो गया था। कौन हो गया था? मुगल बादशाह क्या हो गया था? शक्तिहीन हो गया था। और वह इस युद्ध में मध्यस्थता नहीं कर पाया। क्लियर हुआ? लिखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। हेडिंग लगाइए, पानीपत का तृतीय युद्ध। कहते हैं 14 जनवरी की सुबह पानीपत का युद्ध शुरू हो गया और 12 जनवरी के बाद से मराठा सैनिकों ने भोजन नहीं खाया था। वे सदाशिवराव भाऊ के पास पहुंचे और उन्होंने सदाशिवराव भाऊ से कहा कि इससे पहले कि हम भूखे मर जाए, हम लड़कर मरना चाहते हैं। मराठे हैं, आए हैं उत्तर भारत में, तो लड़े बिना तो जाएंगे नहीं, और लड़कर मर जाए भूखे मरने से बेहतर है युद्ध शुरू किया जाए। अहमद शाह अब्दाली इन सब बातों को जानता था और मराठे बहुत कमजोर नहीं थे। ध्यान रखना, मेरठ है यूपी में जहां से क्रांति शुरू हुई। मेरठ के पास 12,000 अब्दाली के सैनिकों को मराठों ने काट डाला था। कहते हैं भयंकर रूप से उन्होंने हानि पहुंचाई थी। और इब्राहिम खां गारदी जो तोप खाना चला रहा था मराठों का, कहते हैं अहमद शाह अब्दाली के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन बीच युद्ध में विश्वासराव, नाबालिग बेटा किसका? बालाजी बाजीराव का, वह मारा गया। और विश्वासराव के मरते ही पेशवा का बेटा मारा गया आखिरकार। कहते हैं निराशा फैलने लगी और मराठा सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे। कहते हैं मराठों का कत्लेआम चला और शाम हो गई। अगले दिन भी मराठों को पकड़ पकड़ कर मारा गया। मराठे अब भूखे होकर, निहत्थे होकर, कहते हैं बस मृत्यु पा रहे थे। कहा जाता है कि मराठों के सेना में से 28,000 सैनिक मारे गए। कितने सैनिक मारे गए? 28,000 सैनिक मारे गए। और कहते हैं, मैंने बताया कि व्यापारी ने इसे देखा और जब बालाजी बाजीराव को जाकर उन्होंने अपना हाल सुनाया तो कहते हैं बालाजी बाजीराव को हार्ट अटैक आ गया सुनते ही, क्योंकि मराठों को भी कोई हराएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। और यह युद्ध भारत के तमाम निर्णायक युद्धों में से एक था। और पानीपत के युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत में कौन शासन करेगा, उसने यह तय कर दिया कि मराठे शासन नहीं करेंगे, मराठे शासन नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पानीपत का तीसरे युद्ध का स्ट्रक्चर बनाइए।
बना लिया? अरे वाह, तो नीचे अगला पॉइंट करके लिखो। मुझे पता था कुछ लोगों ने नहीं बनाया। बनाओ बनाओ इस स्ट्रक्चर को। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन और युद्ध प्रारंभ। बारिश हो रही थी। इतिहासकार अलग अलग तरीके से बहुत सारी किताबें लिखती है पानीपत के तीसरे युद्ध पर। क्लियर हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध, अगला पॉइंट करके लिखेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में पराजय ने यह सिद्ध नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि मराठे शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध में मराठा सेनापति थे इस युद्ध में मराठा सेनापति थे नंबर 1 सदाशिवराव भाऊ, इब्राहिम खां गारदी तोपची था ये, और विश्वासराव पेशवा के बेटे थे। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नोट्स काफ़ी है क्या एग्ज़ाम के लिए? तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि नोट्स काफ़ी है, और उसके साथ में एक एनसीईआरटी की बुक बिपिन चंद्र पढ़ लेंगे, ओल्ड वाली। ठीक है? बिल्कुल एकदम आपके 100% क्वेश्चन, 100% का मतलब है 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसको बना लेंगे। लिखिए अगला पॉइंट। ये लिख लिया? लिखिए। अच्छा, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं बच्चों। देखो, हम आपको वैसे ही समझा देते हैं, इसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत में जितने भी तीनों युद्ध हुए, तीनों ही डिसाइडिंग है। और पानीपत के युद्ध की एक मुख्य बात बताते हैं कि एक पक्ष में अफगान लड़ रहा था। एक पक्ष जो था, एक पक्ष क्या था? अफगान लड़ रहा था। अहमद शाह अब्दाली क्या था? अफगान।
इब्राहिम लोदी क्या था? अफगान। और बैरम खां कौन था? अफगान। जो अकबर की साइड से लड़ रहा था हेमू के साथ, वह भी अफगान था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, बाबर ने जीत लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, अकबर ने जीत लिया। और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, और किसने जीत लिया? एक पक्ष क्या था कि एक पक्ष में कौन लड़ रहा था? एक पक्ष में अफगान तीनों युद्धों में थे। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था। बात समझ में आई? तो इसको ध्यान रखेंगे। पानीपत में युद्ध में मराठों की हार के क्या कारण थे? कल करोगे? 2 बजे से क्लास है। जय हिंद।